छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जयपुर में छात्रों का प्रदर्शन। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्र नेताओं को जबरन पुलिस वैन में बिठाया गया। दरअसल यूनिवर्सिटी के बाहर सभी छात्र संगठन संयुक्त प्रदर्शन कर रहे थे। एनएसयूआई, एसएफआई और आरएलपी समेत कई संगठन प्रदर्शन में शामिल हुए। यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र नेता जुटे और इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच बहस हो गई। छात्र संघ चुनाव को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पिछले साल छात्र संघ चुनाव स्थगित करने के फैसले पर भी सफाई दी और प्रदेश में फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग की थी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग के दौरान छात्रों का ये हंगामा। जयपुर से बड़ी खबर, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया है। तो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर यह प्रदर्शन काफी लंबे समय से चल रहा है और आज जयपुर में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया है। बता दें कि एनएसयूआई, एसएफआई और आरएलपी समेत कई संगठनों के छात्र यहां पर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। पुलिस और छात्रों के बीच दरअसल बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग भी किया। प्रदर्शन में कई संगठन शामिल हुए थे। ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिला। आज जब प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उस दौरान पुलिस की तरफ से हल्का बल का प्रयोग भी किया गया। आज के इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, जो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें ये प्रदर्शन चल रहा था और पिछले 7 दिन से ये लगातार है ये प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन सुबह के करीब 11 बजे करीब जो कॉमर्स कॉलेज हैं उसके जो अध्यक्ष हैं उनकी पुलिस के साथ कहासुनी हुई। उसके बाद ये लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज के दौरान आप देखेंगे कि कई जो छात्र नेता और कई जो स्टूडेंट्स हैं वो घायल हुए हैं और उन्हें घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी ये मांग लगातार जो कह सकते हैं कि इसकी मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछली जो पूर्ववर्ती जो अशोक गहलोत सरकार है उस दरमियान जो है छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब तकरीबन 1 साल के बाद भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जिसको लेकर छात्र हैं वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और छात्रों की मांग है कि जो कह सकते हैं कि राजनीति की जो पहली सीढ़ी होती है, अगर यहाँ पे भी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों के जो कह सकते हैं कि अधिकार या फिर उनका जो उनके अधिकार आते हैं उनका हनन हो रहा है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है, तो विधानसभा के अंदर भी जो छात्र संघ चुनाव है उसको लेके जो शिव विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक आते हैं उन्होंने भी अपने जो छात्र संघ चुनाव करवाने की जो मांग रखी है। और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने जो ट्वीट के माध्यम से कहा है कि राजस्थान की सरकार को जो छात्र संघ चुनाव है वो जल्द से जल्द करवाने चाहिए, जिससे क्या है कि जो लगातार छात्र है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी जो समस्या बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान के अगर मैं पिछले चुनावों की बात करूं तो पिछले 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से लगातार छात्रों का आरोप है, यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं या फिर तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो छात्र हैं उनसे चुनाव के नाम पे जो फीस वसूली जाती है लेकिन चुनाव नहीं होते हैं। इसी की वजह से जो है
है स्टूडेंट लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जो तस्वीरें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि छात्र है वो यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठे हुए हैं और लगातार है वो इस जो कह सकते हैं कि जो अपनी मांग है वो जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी शिवानी। वीरेंद्र, आज के प्रदर्शन में लाठीचार्ज भी हुई है पुलिस की तरफ से और जानकारी ये भी मिल रही है कि कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से पुलिस और जो छात्रों के बीच में जो कह सकते हैं कि जो तनातनी का माहौल था उस दरमियान आपने देखा होगा विजुअल्स में साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस और जो छात्र हैं आपस में एक दूसरे के जो कह सकते हैं कि भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा कि पुलिस है उन्होंने हल्का बल प्रयोग करते हुए कई छात्रों को हिरासत में लिया और नजदीकी जो गांधीनगर या फिर जो अन्य जो थाने होते हैं वहां पे उन छात्रों को ले जाया गया और घायलों को जो स्वाभिमान सिंह अस्पताल है वहां पे भर्ती गया। लेकिन दूसरी तस्वीर के अंदर ये भी तस्वीरें सामने आ रही है कि छात्रों का आरोप है कि जो घायल स्टूडेंट है उन्हें पुलिस की गाड़ी होती है उसके अंदर घुमाते रहे, लेकिन जो घायलों को अस्पताल ले जाना चाहिए था वहां पे अस्पताल में पुलिस नहीं ले गई है। इसका भी छात्रों ने आरोप लगाया है। वीरेंद्र, लगातार इस मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कई छात्र संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कब उन्हें आश्वासन मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बूंदी में कांग्रेस के पूर्व शहराध्यक्ष की गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। देवराज गोचर बूंदी कोर्ट में अधिवक्ता होने के नाते उनकी गिरफ्तारी का विरोध बूंदी अभिशासक परिषद ने किया है और बड़ी संख्या में बार काउंसिल से जुड़े अधिवक्ता कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर को ज्ञापन देने जाने के दौरान पुलिस और वकीलों में धक्का मुक्की तक हो गई। हंगामा बढ़ता देखकर एएसपी उमा शर्मा ने बीच बचाव कर मोर्चा संभाला और वकीलों को चैम्बर में आने दिया। अभिशासक परिषद ने अधिवक्ता और पार्षद देवराज गोचर पिछले दिनों अन्य वकील के घर चोरी और जहर खुरानी की हुई घटना का विरोध करते हुए मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। तीनों मामलों में 3 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। उधर कांग्रेस पार्षद देवराज गोचर सहित तीनों लोगों को पुलिस ने बूंदी कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने राजकार्य में मुकदमे में तीनों को जमानत दे दी है और 20-20 हजार के मुचलके के पर रिहा किया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान बड़ी संख्या में देवराज के समर्थक भी पहुंचे थे। और सीकर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नगर पालिका ईओ रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने ईओ परमवीर दूलड़ को गिरफ्तार किया है। 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। जमीन से लेआउट प्लान पास करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। अजीतगढ़ नगर पालिका का ईओ है आरोपी परमवीर दूलड़। तो रिश्वत लेते नगर पालिका के ईओ को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर सीकर से है, जहां एसीबी ने ईओ परमवीर दूलड़ को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 1,25,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। जमीन लेआउट प्लान पास करने के लिए रिश्वत मांगे गए थे। अजीतगढ़ नगर पालिका का ईओ है आरोपी परमवीर दूलड़, जिसे नगर पालिका ईओ को रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान रोडवेज में सीकर डिपो में समस्याओं से रोडवेज के कर्मचारियों में आक्रोश है। विरोध में रोडवेज के कर्मचारियों का बेमियादी धरना दूसरे दिन भी जारी है। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू और सेना निवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने धरने के दौरान रोडवेज परिसर में प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लंबित मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू के प्रदेश महासचिव ने कहा कि राजस्थान सरकार की लाइफलाइन माने जाने वाले राजस्थान रोडवेज विभाग की हालत लगातार खराब होती जा रही है। रोडवेज कर्मचारी अपनी कई लंबित मांगों को लेकर लंबे वक्त से बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और रोडवेज प्रबंधन कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में सीनियरिटी के हिसाब से कर्मचारियों की डिपो में ड्यूटी लगाना शामिल है। साथ ही हर महीने की पहली तारीख को कर्मचारियों को वेतन भत्तों का भुगतान किया जाना है। अन्य मांगों में रोडवेज बसों की कमी को दूर करने के लिए करीब 2,000 नई बसों की खरीदी की जाए। सरकार की ओर से कम 5,000 नए पदों पर नए कर्मचारियों को भर्ती करने की मांग है।
कर्मचारियों ने रोडवेज डिपो में ठेका प्रथा और अनुबंधन पर बसें लेने की प्रक्रिया खत्म करने की मांग की है। राजस्थान रोडवेज में सीकर डिपो में एक धरने का आयोजन किया गया है। पहले मुख्य प्रबंधक को कई बार ज्ञापन देकर अवगत करवाया गया। इसमें निगम प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला और कोई उचित कार्रवाई नहीं हो सकी। हमारी मांगे डिपो स्तर की भी है और राज्य स्तर की भी है। जो राज्य स्तर की भी है उनको एमडी को भेजेंगे, जो यहाँ पे डिपो स्तर की है वो चीफ मैनेजर को दे दी गई है। उसमें बड़ा मुद्दा सीनियरिटी का है कि जो वरिष्ठता के अंदर साथी आ रहे हैं उनको अन्य कार्य लिया जाए, जो साथी फिट हैं उनको रूट पे भेजा जाए और हेड ऑफिस के आदेश हैं कि वीकली टेस्ट समय पे दिया जाए ताकि दुर्घटनाओं कमी आ सके। और हमारी हेड ऑफिस से भी ये मांग है कि 1 तारीख को वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाए और कम से कम 5,000 नई बसों की खरीद 2,000 नई बसों की खरीद हो और 11,000 जो पद रिक्त पड़े उन पर भर्ती हो ताकि जनता को ये आम सुविधा मिल सके। अजमेर में नाबालिग से बदसलूकी मामले में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता की मां ने अश्लील फोटो खींचकर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का जेएलएन अस्पताल में मेडिकल करवाया है। रामगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस ने कहा है कि आरोपी ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी ने 6 महीने पहले नाबालिग का अश्लील फोटो खींचा था। आरोपी ने 13 जुलाई को पीड़िता के घर में घुसकर अश्लील वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता ने मैं अपने परिवार के उपस्थित थाना को रिपोर्ट दी कि दिनांक 13 तारीख को मेरे साथ हमारे गांव के ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक द्वारा मेरे घर पर आकर मेरे साथ बलात्कार किया, जिस पर थाने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। हाँ, उसके द्वारा बताया गया कि 4-6 महीने पहले मुझे ये मिला था, जब इसने मेरी एक फोटो खींची थी और उस फोटो को दिखाकर ही मेरे साथ इसने गलत हरकत की। बच्ची नाबालिग है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में देर रात बदमाश ने केनरा बैंक का एटीएम उखाड़ लिया। घटना की सूचना मिलने पर रावतसर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी करवाकर जांच शुरू की। बैंक प्रबंधक के मुताबिक एटीएम में करीब 16 लाख नकदी थी और वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अपराधियों ने एटीएम कमरे के अंदर के सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं बाहर लगे कैमरे में करीब 6 बदमाश एटीएम को वाहन में ले जाते हुए कैद हो गए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच कोल ब्लॉक को लेकर हुए करार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आने के बाद सियासत शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज फोन पर छत्तीसगढ़ के सीएम से बात की है और आवंटित कोल ब्लॉक पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अन्य कोल ब्लॉक के आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करवाने के लिए आग्रह किया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि अशोक गहलोत अपने शासनकाल में बिजली विभाग का बंटाधार कर गए हैं। अब उन्हें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमने राजस्थान में बिजली तंत्र को ठीक करने का वादा किया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के बीच बेहतर समन्वय की वजह से वन विभाग की 91.27 हेक्टेयर भूमि को लेकर जो सहमति बनी थी उसमें 2 आवंटन हो गए हैं। तीसरे आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुनाते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनका आभार व्यक्त किया था कि पीईकेबी कोल ब्लॉक से वन विभाग की जो जमीन है उस पर उन्हें खनन की अनुमति मिली है। इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ऐसी कोई अनुमति नहीं मिली है। राजस्थान की जनता को सरकार गुमराह कर रही है। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं। सर, जिस तरीके से आरोप लगाया है अशोक गहलोत ने, कितनी सच्चाई है और स्थिति क्या है, खासतौर पे छत्तीसगढ़ से कोयला जो आना है राजस्थान के? देखिए, आप देखिए, स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस के टाइम पे जो हमारे उत्पादन के संयंत्र हैं वो लगभग 50% पीएलए पर चलते थे। आज वो 74% पीएलए पर चल रहे हैं। हमें निरंतर कोल मिल रहा है, उपलब्धता है। और जिस कोल ब्लॉक के लिए माननीय अशोक जी गहलोत ने जो ट्वीट किया है, वहाँ से हमें 91 हेक्टेयर की क्लियरेंस मिल गई थी।
26 हेक्टेयर जमीन हमें पहले मिल चुकी फर्स्ट फेज में, फिर बाद में 30 हेक्टेयर जमीन और मिली। दोनों पर खनन कार्य चल रहा है, जिससे नोरेक रोजाना हमारे यहाँ राजस्थान के कोल ब्लॉक को, आज राजस्थान के उत्पादन के संयंत्रों को मिल रही है, जिससे हमारा पीएलएफ भी बढ़ा है, हमने उत्पादन बढ़ाया है और उसकी लागत भी घटी है। अब इसमें झूठी अपनी प्रचार अशोक जी गहलोत करना चाहते हैं कि इनके समय कोल ब्लॉक नहीं मिल पाए, जबकि दोनों सरकारें इनकी थी, हमारे समय कैसे मिल गए, ये उनको पीड़ा है कि क्या है, क्यों वो झूठा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात का धन्यवाद दिया था, माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को, कि आपने जो कोल ब्लॉक दिए 2, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हमें और भी 3 कोल ब्लॉक मिलने हैं, जिसके लिए उन्होंने आग्रह किया था, वो अतिशीघ्र मिल जाए तो हम उस पर अपनी एक्टिविटी शुरू कर पाएं। लेकिन उनसे जब पत्रकारों ने पूछा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से, तो कि आपने क्या सारे कोल ब्लॉक दे दिए क्या, जिस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने अभी नहीं दिए हैं, उस पर अभी निर्णय होना है, और अगर उन्होंने धन्यवाद दिया है तो कोई जानकारी का अभाव होगा। इस तरह की उनसे जब पूछने में, जब पत्रकारों ने पूछा, उसके वो सवाल था, उसका जवाब उन्होंने दिया था, न कि राजस्थान को जो पहले कोल ब्लॉक मिल चुके हैं उन पर कोई दिक्कत नहीं है और उन पर आज भी हमारा खनन चालू है। और अशोक जी गहलोत को राजस्थान के विकास के बारे में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए, उनका सहयोग होना चाहिए। वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके समय जैसी हालात रही हमारे, चाहे ऊर्जा के उत्पादन के संयंत्रों की हो, वितरण की हो, प्रसारण की हो, बिल्कुल नाकाम रही है पिछली सरकार। हमने सरकार बनते ही आने के बाद में हमारा उत्पादन बढ़ाया है, 50 और 55% से हम 74% पर लेकर आए, ये हमारी उपलब्धि है। हमने हर दिन जितने भी हमने सरकार संभाली है, जब से, अगर हमने किसी दिन 86 लाख बिजली काटी है तो 147 लाख यूनिट हमने बिजली लौटाई है। ये इनके कुप्रबंधन की वजह से आज भी मैंने विधानसभा में जवाब दिया है कि हम लगातार बिजली कम काट रहे हैं, ज्यादा लौटानी पड़ रही है, उसकी वजह से आज राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये पिछली सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से, कुप्रबंधन की वजह से आज राजस्थान की जनता त्रस्त है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे से ऐसा कोई एमओयू नहीं करेंगे जिससे हमें बैंकिंग के माध्यम से, ये जो सर्दी में जरूरत पड़े, रबी की फसल के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम परचेज करेंगे टेंडर के माध्यम से, पैसा देकर के बिजली खरीदेंगे, बैंकिंग नहीं खरीदेंगे, ताकि ये गर्मी में हमें लौटाने की समस्या जो आई है उससे मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है। एग्जैक्ट जो 91.27 हेक्टेयर वन विभाग की जमीन का जो मसला है, क्या हमें उस पर अनुमति मिल गई है? क्योंकि सीएम उसी को लेकर कह रहे हैं, अशोक गहलोत उसी को लेकर कह रहे हैं कि ये जो एमओयू जैसी कोई स्थिति है नहीं एक्चुअली। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि जो हमारी 26 हेक्टेयर जमीन है, उसकी हमने 12/12/2023 को जो क्लियरेंस दी थी, वो 26 हेक्टेयर जमीन हमें 9/1/2024 को मिल गई। जो 30 हेक्टेयर भूमि है, जो हमें 22/3/24 को मिल गई। ये दोनों की परमिशन है हमारे पास में, दोनों पे कोल ब्लॉक पे आज माइनिंग चल रही है। उसी का टुकड़ा है, और ये हाँ उसी का टुकड़ा है जो 91 हेक्टेयर का, जो हमें दोनों मिल गई है। और इसमें से शेष 34 हेक्टेयर और रही है, उसकी भी सब कुछ क्लियरेंस हो गई है, उसको केवल हैंड ओवर करना है। और जिसके अलावा और भी 2 कोल ब्लॉक हैं जिनको भी दिया जाना है। एक पर जनसुनवाई, सैद्धांतिक सहमति बन गई है 91.27 को लेकर, वो तो क्लियर है, 2 तो मिल गया है और एक अभी 34 हेक्टेयर और मिलना है, इतना ही है। उसके लिए उन्होंने कहा था कि भी और मिल जाए तो हमें और उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारा उत्पादन आज 9 हो रहा है। अगर ये 2 कोल ब्लॉक 3 कोल ब्लॉक और मिलते हैं तो हमारा उत्पादन 18-19 रेक का हो जाएगा, जिससे हमें और अधिक उत्पादन और लागत कम आएगी। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी राजस्थान में ठीक है, क्योंकि मानसून ज्यादा अच्छा नहीं रहा। नहीं, कोयले की हमारी सप्लाई पूरी है। मानसून में निश्चित रूप से जो कुछ गैप आया है, जिसकी वजह से हमारा पुनः मांग बढ़ी है, उसकी वजह से कुछ अभी भी हमें कटौती करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमें जहां से भी उपलब्ध हो रही है हम परचेज करके देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब एक्सचेंज में उपलब्ध नहीं होती तभी मजबूरी में कहीं काटने को बाध्य होना पड़ रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कह रहे हैं कि जिस ब्लॉक की बात की जा रही है उसमें 2 बार जो है अनुमति मिल चुकी है। तीसरा जो अभी ब्लॉक है उसमें जैसे 91.27 हेक्टेयर की बात की जा रही है, वो तीसरा भी मिलेगा जल्द ही। और इसी ओवरऑल पूरे
ब्लॉक को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया था और इसको लेकर फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जो बयान है उसका हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान में भजनलाल सरकार जनता को गुमराह कर रही है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि स्थितियां जो हैं बिल्कुल सामान्य हैं, इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में अभी बिजली संकट है क्योंकि मानसून उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि निर्बाध तरीके से बिजली आपूर्ति की जाए। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी जयपुर। और हमारे सहयोगी हर्षा ने एडीजी क्राइम एमएन दिनेश से रोहित गोदारा गिरोह के इनामी बदमाश के गिरफ्तार होने को लेकर बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको भी। राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी उपलब्धि मिली है जब उन्होंने रोहित गोदारा गैंग के एक सदस्य अमरजीत बिश्नोई को इटली के एक छोटे से गांव में पकड़ा है। उन्होंने इनपुट दिया है और वहां पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। अब राजस्थान पुलिस कोशिश कर रही है कि वो उन्हें यहां पर लेके आए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथ है एमएन दिनेश जी, एडीजी हैं, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को हेड भी कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि किस तरह से पुलिसिंग करके आपने एक छोटे से सिसली के विलेज में किसी को पकड़ा है। एक तो हमारी जो जब से ये पिछले 2 साल से जब ये वापस गैंग्स की प्रॉब्लम चालू हुई, उसके बाद से हमारे राजस्थान पुलिस लगातार इनको पीछा कर रहे थे। और एक राजू टेट मर्डर हुआ था दिसंबर 22 में। उस टाइम ये रोहित गोदारा और अमरजीत विष्णु, इनका नाम काफ़ी उभर के आया था। तो और हमें पता चला कि ये दोनों ही मतलब अबाउट जुलाई अगस्त के 2022 के आसपास इंडिया छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद राजू टेट के बाद जितने भी एक्सटॉर्शंस हुए उसमें ये अमरजीत बिश्नोई का रोल काफ़ी सामने आता था। देन हम लोगों ने, हमारे योगेश यादव साहब डीआईजी है, प्लस हमारी जो टीम एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश है, सिद्धांत शर्मा, नरोत्तम वर्मा, हमारे इंस्पेक्टर से, ये लोग लगातार इस गैंग को पीछा करते रहे। और हम लोगों ने इस गैंग के बारे में काफ़ी दिन से, करीब 7-8 महीने से लगातार इनको, कुछ लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और इंट्रोगेशन कर रहे हैं। इसी में हमें पता चला कि ये इटली में, सिसिली में है। एंड देन आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क उसको पिन पॉइंट किया हमने। ट्रपानी एक स्मॉल टाउन है, 50,000 की टाउन है, वहाँ है। तो उसके बाद हमने इंटरपोल को हमने लिखा, पहले इंटरपोल रेफरेंस लिखा, बाद में रेड कॉर्नर नोटिस भी निकलवाने के बाद थ्रू सीबीआई, थ्रू इंटरपोल, जब इटालियन अथॉरिटीज़ को प्रेस किया गया रिगार्डिंग हिज क्रिमिनलिटी एंड ऑल्सो रिगार्डिंग हिज प्रेजेंस, उसके बाद में 8 जुलाई को इसको ट्रपानी पुलिस ने अरेस्ट किया है। दिनेश जी, ये बताइए हमको कि ये क्या रोल रहा है इसका। ये बीकानेर का रहने वाला है, क्राइम की दुनिया में इसने कैसे एंट्री करी और रोहित गोदारा के गैंग में क्या रोल प्ले करता था ये पहले ही रोहित गोदारा के साथ ही रहा है। ये बीकानेर की जो भी गैंग एक्टिविटीज़ कर साथ में रहते थे, लेकिन बाहर जाने के बाद ये बेसिकली इनको एक तरह से कंट्रोल रूम जैसे काम करता था। फ़ोन कनेक्ट करवाना और उनको कनेक्ट करवाना और एक तरह से लाइजनिंग और इस तरह से, प्लस लोगों को रिक्रूट करना और इस तरह से काम करता था। जो भी वारदातें हुई इस गैंग की, उसमें काफ़ी एक्टिव रोल रहा है इसका। कितना अहम है इसका अरेस्ट? इसका अरेस्ट काफ़ी अहम है क्योंकि इसकी जो मेन रोहित गोदारा के जो 2-3 लोग मेन हैं जो इसके साथ ही जो काम कर रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ी कड़ी है हमारे लिए। प्लस इसके अलावा भी एक ये भी इट इज़ ऑल्सो इंडिकेशन कि बाहर बैठने से भी कोई आदमी सेफ़ नहीं है। इंडियन अथॉरिटीज़ वहाँ भी अरेस्ट कर सकते हैं। और बहुत यहाँ के जो हमारे राजस्थान के लड़के, नॉर्थ इंडिया के लड़के, ये गुमराह होते हैं कि 16-17 साल के लड़के कि इस गैंग के लिए या किसी गैंग के लिए हम वारदात कर दे, बाहर चले जाए, हम सेफ़ रहेंगे। तो उससे भी हमारे लिए एक तरह से उन लड़कों के लिए भी मैसेज है, बाहर सेफ़ नहीं है और यहाँ रह के अच्छी ज़िंदगी बिताएं। तो जो राजू ठेठ का जो मर्डर हुआ था, बहुत सेंसेशनल मर्डर हुआ था, उसको शॉट हिम डेड इन ब्रॉड डे लाइट, उसमें इनका नाम है और कहाँ इनका सस्पेक्टेड है रोल? एक तो उस केस में इनका ही नाम नहीं है, इनकी जो एक गर्लफ्रेंड है सुधा कंवर, वो भी अरेस्ट हुई थी। प्लस इसका भाई सरजीत है, वो भी अरेस्ट होकर अभी भी जेल में ही है, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में है। इस केस के अलावा एक सचिन गोदा मर्डर हुआ था अभी हरियाणा में, काफ़ी ब्रूटल मर्डर था, उसमें भी ये सस्पेक्ट है। उसमें भी उनके इसके खिलाफ शायद हरियाणा पुलिस एक्शन लेंगे। वो कहते हैं कि उनके पास एविडेंस है इसके खिलाफ। इसके अलावा भी जितने भी एक्सटॉर्शंस वगैरह किए हैं, उसमें वो जो इन्वेस्टिगेशन में यही बात आएगी, जो डब्बा कॉल देना इसी का काम था, प्लस कॉल कनेक्ट करना और ही हैड द नॉलेज भी था, इसके पास नंबर उपलब्ध कराना, ये सारे काम करता था।
तो मेनली हम कहेंगे कि कितने केसेस हैं, मतलब नामजद कितने केसेस में है इसके खिलाफ, एंड ही इज वांटेड इन व्हाट काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी में, जैसे मर्डर है, एक्सटॉर्शन है? इसके खिलाफ अभी एज ऑफ नाउ 8 केस के आसपास है, 8 केस में वांटेड है, जिसमें मर्डर भी है और डेकॉइटी भी है और वारंट्स निकले हुए, एक्सटॉर्शन के केसेस भी इनमें वारंट्स निकले हुए और स्टैंडिंग वारंट्स निकले हुए हैं इनके खिलाफ। इसको इटली से लाने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? इटली से लाने के लिए जो हमारी जो नोडल एजेंसी है सीबीआई है, उसके साथ बैठ के हम लोग इसकी जो भी एक्स्ट्रेडिशन पेपर्स वगैरह हम तैयार कर रहे हैं हम लोग, और इसको जो भी लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू हम लाएंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एमएन दिनेश बता रहे थे कि कितनी बड़ी कैच है, इट्स अ बिग कैच फॉर द राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। जो रोहित पाल गुडारा का जो एक गैंग का एक अहम सदस्य है वो इटली में पकड़ा गया है। बांसवाड़ा के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर हर साल भील प्रदेश सांस्कृतिक महारौली का आयोजन होता है। राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। गुरुवार को हुई इस रैली में शामिल लोगों ने भील प्रदेश मनाने को लेकर जय जोहार और जय भील प्रदेश का जयकारा लगाते हुए हुंकार भरी। इस आयोजन के तहत आदिवासी समाज के लोग भील प्रदेश की मांग के अलावा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। ये सम्मेलन हर साल 17 जुलाई को होता रहा है, लेकिन इस साल मुहर्रम पड़ने से 18 जुलाई को आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर सांसद राजकुमार रोत, आज का जो कार्यक्रम है वो 1913 के अंदर जो गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। इन शहीद हुए आदिवासियों की जो उस समय डिमांड थी कि अलग से भील प्रांत बनाया जाए, लेकिन इतिहासकारों ने अलग से भील प्रांत की जो मांग को एक भक्ति आंदोलन के रूप में शो कर दिया सिर्फ, लेकिन ये जो भील प्रदेश की जो अलग से डिमांड थी, इस इतिहासकारों ने दबा दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी जागरूक हो गई है और ये भील प्रदेश की जो मांग है वो तेजी से बढ़। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मांग करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन जाति के आधार पर प्रदेश बनना ठीक नहीं है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, छोटे राज्य बनने चाहिए जिससे विकास अच्छा होगा, लेकिन जाति के आधार पर आज भील प्रदेश आदिवासी मांग रहा है तो कल दूसरे समाज भी खड़ा हो जाए, भाई हमारे जाति आधार पर हमको भी प्रदेश दे दो, तो ये देश और समाज के लिए ठीक नहीं है।